हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आज उस कड़ी में जीएस 1 के अंतर्गत इतिहास सेक्शन से 3 शॉर्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। बीपीएससी के सिलेबस में जो 3 कलाओं का नाम है, मौर्य, पटना और पाल कला, इन्हीं 3 पर हम लोग संक्षिप्त रूप से टिप्पणी करने का प्रयास करेंगे और इसको हम लोग शॉर्ट आंसर के रूप में लिखने का करेंगे। लॉन्ग आंसर तो आप लिख लेते होंगे, बट इसको शॉर्ट में 80 से 90 शब्दों में कैसे आप लिख सकते हैं, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके का जब आएगा क्वेश्चन तो आपको लिखा रहेगा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, मौर्य स्थापत्य कला की विशेषता को बताएं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे पटना कलम की विशेषता की व्याख्या करें। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे पाल कला की विशेषता को बताएं। देखिए, लिख लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कम शब्दों में सारी बातों को बता देना, यह एक कला है। और कला तभी आपके पास आएगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार लिखेंगे। तो चीज़ों को शॉर्ट में कैसे लिखना है, लॉन्ग में कैसे लिखना है, इसे आप सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। मौर्य स्थापत्य कला की विशेषता को बताएं, इस पर टिप्पणी करने के लिए आपको आएगा। तो आप मौर्य कला अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इस पे टिप्पणी करना है। हम पूरे मौर्य कला पर टिप्पणी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको। मौर्य स्थापत्य कला, इस पे गौर करिएगा, केवल स्थापत्य कला को आपको बताना है, नहीं कि आप मूर्ति कला, चित्रकला सबको आप बता देंगे। आप भूमिका लिखेंगे, फिर स्थापत्य कला के मुख्य बिंदुओं को दर्शाएंगे, फिर इसकी एक सीमा बता देंगे अर्थात आलोचना, और फिर निष्कर्ष आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ हम लोग स्थापत्य कला की विशेषता को देखेंगे, ना कि मौर्य की पूरी कला को, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, इन सब को नहीं। हाँ, रहता कि मौर्य कला की विशेषता को बताएं, तब सारे चीज़ों को बताना होता, लेकिन मैं यहाँ इंडिकेट कर दिया हूँ मौर्य स्थापत्य कला, क्योंकि मौर्य काल में स्थापत्य कला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको। मौर्य काल में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ, जो मजबूती, विशाल और सुंदरता के लिए जानी जाती है। सबसे पहले ना आप एक कला का अर्थ समझ लीजिए शॉर्ट में। कला क्या होता है? देखिए, कला एक्चुअली मनुष्य की जो है ना आंतरिक अभिव्यक्ति है, जो वह भावनाओं, विचारों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है विभिन्न रूपों में, जैसे चित्रकला के रूप में, संगीत कला के रूप में, नृत्य के रूप में, साहित्य के रूप में, मूर्तिकला के रूप में। मतलब व्यक्ति अपनी इमोशन को जब अभिव्यक्त करता है ना, तो वह कला है। दूसरे शब्दों में आप समझे कि कला भावनाओं, विचारों को एक प्रकार से रचनात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। आप समझ गए शॉर्ट में, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तब अब इसको हम लोग आंसर को लिखना चालू करते हैं। मौर्य कला में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ, जो मजबूती, विशालता और सुंदरता के लिए जानी जाती है। पहला पॉइंट देखिए, आप क्या बताएंगे। इसके स्थापत्य कला के विशेषता को निम्न रूपों में देख सकते हैं और फिर इसकी विशेषता बताएंगे। पहला पॉइंट, पत्थर के स्तंभ और स्तूप। मौर्य काल में पत्थर के विशाल स्तंभ बनाए गए, जिन पर धार्मिक संदेश खुदे होते थे। जैसे एग्जाम्पल में सारनाथ और सांची के स्तूप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब देखिए, मौर्य काल में आप देखिएगा कि पत्थर का जो मतलब स्तंभ जो होता था, एक प्रकार से वो धार्मिक संदेश देने का काम करता था। आप देखेंगे कि मौर्य सम्राट अशोक ने पत्थर के विशाल स्तंभों पर बौद्ध धर्म का प्रतीक और नैतिक संदेश अंकित कराया। क्यों? क्योंकि ताकि लोग अहिंसा, दया और धर्म का पालन करें। और इस स्तंभ को देखेंगे, दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे। सेकेंड पॉइंट अब बताएंगे अशोक स्तंभ। यह स्तंभ एक ही पत्थर से बनाए जाते थे और उसके ऊपर सुंदर पशु मूर्तियाँ होती थी, जैसे एग्जाम्पल में सारनाथ और सिंह स्तंभ। एग्जाम्पल जरूर बताएंगे आप। देखिए, अब अशोक स्तंभ एक ही पत्थर से क्यों बनाया जाता था, आपके दिमाग में आता होगा। तो देखिए, अशोक स्तंभों को एक ही पत्थर से तराशने का उद्देश्य था कि उसकी मजबूती को बनाए रखना, मतलब उसकी मजबूती और लॉन्ग टाइम तक बने रहने के तकनीक को सुनिश्चित करना था। इसीलिए देखेंगे आप, एक ही पत्थर से वह बनाया जाता था। और यह स्तंभ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक द्वारा प्रयोग किया गया।
इतना बताने के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे स्थापत्य कला का गुफा वास्तुकला। अब देखिए, बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाएं इस काल में बनी जिनका उपयोग भिक्षुओं के निवास के लिए किया जाता था। गुफा वास्तुकला क्या होता था? देखिए, गुफा वास्तुकला में पहाड़ों को काट कर मठ, मंदिर और उससे आश्रम बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि वह रहने के लिए, पूजा करने के लिए या ध्यान करने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। आप देखेंगे मौर्य काल में बराबर और नागार्जुन की गुफाएं प्रसिद्ध थी इस रूप में, जो बौद्ध और जैन साधुओं को ध्यान और साधना के लिए एक प्रकार से उसे बनाया जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट स्थापत्य कला का विशेषता के तौर पे बताएंगे नगर नियोजन। उस समय देखिए, पाटलिपुत्र जैसे नगरों का नियोजन सुव्यवस्थित था, जहां किलेबंदी, जल निकासी और सड़कें अच्छी तरीके से बनाई जाती थी। अब देखिए, नगर नियोजन का मतलब क्या होता है? देखिए, नगर नियोजन का तात्पर्य है कि जगह को, मतलब शहर को एक तरह से सुव्यवस्थित तरीके से, जैसे सड़क, भवन, जल निकासी और तमाम प्रकार की सुविधाओं का ना बेहतर तरीके से प्रबंधन करना। आप देखेंगे मौर्य काल में पाटलिपुत्र का नियोजन एक प्रकार से अत्याधुनिक तरीके का था, जहां लकड़ी के विशाल किला, महल, सड़क और एक प्रकार से कुशल जल निकासी की व्यवस्था थी। दोस्तों, मौर्य काल की स्थापत्य कला की विशेषताओं को हमने बहुत ही संक्षेप में समझा। अब इसकी एक सीमा बता देंगे। अब देखिए, सीमा क्या बताएंगे? यद्यपि मौर्य स्थापत्य कला में संरचनाएं भव्य और मजबूत तो थीं, लेकिन उनमें कलात्मक, क्या बोलते हैं, जटिलता और भावनात्मक अभिव्यक्ति की कमी थी। आप देखेंगे कि मौर्य कला में जो जो स्थापत्य कला भव्य और मजबूत था, लेकिन गुप्त काल या बाद की कला की तरह इसमें बारीक नक्काशी की कमी थी, मतलब भावनात्मक अभिव्यक्ति की कमी थी। यह इसकी एक सीमा है। फिर आप इसका एक निष्कर्ष बता देंगे कि निष्कर्षतः मौर्य स्थापत्य कला ने भारतीय वास्तुकला को नई ऊंचाई तक पहुंचाया और भविष्य की कला शैलियों को मार्ग प्रशस्त किया। कैसे भविष्य की कला शैलियों को मार्ग प्रशस्त किया? आप देखेंगे मौर्य स्थापत्य कला ने आगे जो आने वाली कला, जैसे शुंग, कुषाण, गुप्तकालीन कलाओं के लिए एक प्रकार से नींव रखा, इसीलिए उसके लिए आधार तैयार किया, मतलब मार्ग प्रशस्त किया। आपका यह शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब कम शब्दों में हम लोगों ने टोटल बात लगभग बता दिया। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, पटना कलम। अब देखिए, पटना कलम की विशेषता की व्याख्या करें, इस पे आपको टिप्पणी करने के लिए आएगा। 80 से 90 शब्द में ही लिखना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें सारी चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि अब स्पेशल किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पटना कलम 18वीं और 19वीं शताब्दी में बिहार में विकसित हुई एक चित्रकला शैली थी। यह मुगल, राजस्थानी और बंगाल की कला शैलियों से प्रभावित थी, लेकिन इसमें स्थानीय जीवन का अनूठा चित्रण किया गया। अब देखिए, इसमें स्थानीय जीवन का अनूठा चित्रण कैसे था? आप देखेंगे कि पटना कलम चित्रकला में आम लोगों की दिनचर्या, बाजार, मेले, त्योहार, शिकार, नृत्य, संगीत और कारीगरों के एक प्रकार से कार्यों को जीवंत रूप में चित्रित करता था। इसीलिए यह कला जीवन के साथ उस समय के सीधा जुड़ाव रखती थी। यह आपका भूमिका हो गया। यदि आप चाहेंगे तो इसकी दूसरी तरीके से भी आप भूमिका लिख सकते हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। लिखेंगे कि जब 18वीं सदी में मौर्य साम्राज्य जब पतन की ओर अग्रसर था, तो वहाँ के कलाकारों को जब वहाँ आश्रय नहीं मिला, तो वह पलायन करके पटना और आसपास के शहरों में बस गए, और उन्होंने कुछ कलाओं के संजोग से एक स्थानीय कला के साथ संयोजन करके एक नई कला को डेवलप किया, जिसे हम पटना कलम के नाम से जानते हैं। आप जैसे भी भूमिका लिखिए, बट भूमिका सही होना चाहिए। अब फिर इसकी मुख्य बिंदुओं को दर्शाएंगे कि इसकी विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। चलिए विशेषता को देखते हैं बहुत शॉर्ट में। अब देखिए, पहली विशेषता आप क्या बताएंगे? सूक्ष्म और बारीक रेखाएं। देखिएगा, चित्रों में महीन रेखाएं होती थी जो चेहरे के हाव भाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती थी। अब देखिए, पटना कलम की विशेषता ना इसकी सूक्ष्म रेखा थी, जो चेहरे के हाव भाव को, वस्त्रों की सिलवटों को एक प्रकार से स्पष्ट करने के लिए बनाई जाती है। आप देखेंगे कि इसमें चित्र अधिक सजीव और अधिक प्रभावशाली दिखाई देते थे। सेकेंड पॉइंट बताएंगे, रंगों का संतुलित प्रयोग। इस शैली में चमकती रंगों के बजाय हल्के और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग क्यों किया जाता था? क्योंकि यह अधिक टिकाऊ होता था। इसमें चित्रों में एक प्रकार से सौंदर्य बना रहता था। आप देखेंगे जो प्राकृतिक रंग था, यह फूल, रंग, खनिज और वनस्पतियों से तैयार किया जाता था। फिर आप थर्ड पॉइंट बताएंगे, इसका विषय वस्तु क्या होता था, इसके बारे में बताएंगे। इसमें आम लोगों का जीवन, बाजार, मेले, त्योहार, दरबार और प्राकृतिक दृश्य दिखाए जाते थे। अब देखिए, यह चित्रकला ना एक्चुअली आम लोगों के लिए बनाया जाता था। आप देखेंगे कि इसमें आम जनता का जीवन से जुड़ाव होता था। व्यापारियों, किसानों और मजदूरों की एक प्रकार से इसमें झलक देखेगा, उनके त्योहारों का। एक प्रकार से यह समाज का वास्तविक स्वरूप को चित्रण करता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, कागज और कपड़े पर चित्रण।
यह चित्रकला आमतौर पर कागज या कपड़े पर बनाई जाती थी, जिसमें जल रंगों का प्रयोग किया जाता था, वाटर कलर का। अब देखिए यह कागज और क्या बोलते हैं, कागज और कपड़े पर ही क्यों बनाया जाता था? कारण इसके लिए यह था कि पटना कलम का चित्र जो था वह आम लोगों के लिए बनाया जाता था। इसलिए आप देखेंगे यह महंगे भित्ति चित्रों या मूर्तियों की जगह हल्के और आसानी से उपलब्ध जो कागज और कपड़ा था उसी पे बनाया जाता था, सस्ता होने के लिए। देखिए हम इतने ही कम पॉइंट में इसकी सारे विशेषताओं को समेट दिए, आपको भी ऐसे ही लिखना है। अब इसकी एक सीमा बताएंगे। अब देखिए सीमा क्या बताएंगे, सीमा बताएंगे कि इन विशेषताओं के बावजूद पटना कलम स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हो सकी, क्योंकि यह मुगल और राजस्थानी कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। अब देखिए यह एक्चुअली क्या था, आप देखेंगे कि यह इन कलाओं से तो प्रभावित था ही, लेकिन इसके जो कलाकार थे ना वो दरबारी संरक्षण से एक प्रकार से वंचित थे। तो वो अधिकतर जो कला का निर्माण करते थे वो वह व्यापारियों के लिए बनाते थे, इसीलिए यह स्वतंत्र रूप से डेवलप नहीं हो सकी। अब देखिए निष्कर्ष आप क्या बताएंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्षतः पटना की धरती पर जन्मी यह कला अपनी अद्वितीय कला शैली के कारण चित्रकला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह आपका शॉर्ट आंसर हो गया। हमने शॉर्ट में भी लगभग सारे चीज़ों को समेट दिया। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, चलिए उसको देखते हैं। पाल कला की विशेषता को बताएं, इस पे आपको टिप्पणी करने के लिए आएगा, तो आप कैसे इसको शॉर्ट में ही मतलब सारी बातों को कह देंगे। तो चलिए देखते हैं, पाल कला की विशेषता को बताएं, अर्थात इस पे आपको टिप्पणी करने के लिए तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। पाल वंश के दौरान भारत में कला को बढ़ावा मिला। इस काल की जो कला मुख्य रूप से मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला पर केंद्रित थी। इसकी दूसरी तरीके से भूमिका हो सकती थी कि पाल कला ने पाल वंश के दौरान जब इस कला का विकास हुआ तो यह कला बौद्ध धर्म से प्रभावित दिखी और उस रूप में यह मूर्तिकला और चित्रकला और वास्तुकला को प्रदर्शित करती थी। इस तरीके से भी आप भूमिका को बता सकते हैं। अब देखिए आप इसके मुख्य बिंदुओं को हम कैसे लिखेंगे, इसकी मतलब इसकी नहीं, इस कला की विशेषताओं को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या बताएंगे आप, बौद्ध धर्म से जुड़ी कला। अब देखिए पाल कला की मूर्तियों में बुद्ध, बोधिसत्व और तारा देवी की आकृतियां प्रमुख थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पाल कला में मतलब पाल कला बौद्ध धर्म से ही क्यों प्रभावित था। देखिए पाल वंश के शासक जो थे ना वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, इसलिए आप देखेंगे कि उनकी कला में बौद्ध धर्म की गहरी छाप देखती थी। इस काल में अनेक बौद्ध मठ, स्तूप, मूर्तियां बनी। आप देखेंगे कि इस पे महायान, ब्रजयान, बौद्ध धर्म की मतलब ज़्यादा झलक दिखाई देती है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, मूर्तिकला। अब देखिए पत्थर और कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती थी जिनमें चेहरे पर शांत भाव, गहरी आंखें और सुंदर आभूषण होते थे। अब देखिए पाल मूर्तिकला में आप देखेंगे बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को ध्यान मग्न मुद्रा में दिखाया जाता था, जिसमें शांति और आध्यात्मिकता झलके। अब देखिए गहरी जो आंख का चित्रण किया जाता था वो गहरी आंखें ज्ञान और ध्यान का प्रतीक थी, जबकि आभूषण का जो प्रयोग किया जाता था वो बुद्ध के दिव्यता को दर्शाते थे। आप समझ गए। अब देखिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे चित्रकला के बारे में। देखिए नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बनाई गई चित्रकला में बुद्ध के जीवन की झलक मिलती थी। अब देखिए पाल चित्रकला ना एक्चुअली बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी, तो इसमें बुद्ध की जीवन की घटनाएं, ध्यान की स्थिति या धार्मिक प्रसंग को ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर चित्रित किया जाता था। आप देखेंगे ये चित्र बौद्ध ग्रंथों या उस समय के पांडुलिपियों में बड़े पैमाने पर मिलते हैं। फिर चौथा पॉइंट आप बताएंगे वास्तुकला का। अब देखिए सोमपुर महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला महाविद्यालय इस काल की उत्कृष्ट कृतियाँ थी। आप देखिएगा ये जितने भी विहार हैं आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का मतलब केंद्र हैं, और नालंदा विश्वविद्यालय तो इसको नया रूप में, आधुनिक रूप से एक नया विश्वविद्यालय बना दिया गया। अब इतना बताएंगे तो कम बातों में ही आपने मतलब एक एक पॉइंट में ही सारे बातें आपने बता दी। अब इसकी एक सीमा बताएंगे। सीमा देखिए क्या बताएंगे, यद्यपि पाल कला की मूर्तियां और चित्रों में अधिकतर बौद्ध धर्म से जुड़े ही विषय दिखाए गए, जिससे इसमें विविधता की कमी रही। मतलब इसकी एक प्रकार से यह सीमा थी। अब विविधता की क्यों कमी थी, अब देखेंगे कि इसमें ना एक्चुअली बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव था और इसीलिए देखेंगे कि नए विषयों को ज़्यादा जगह नहीं दिया गया, तो विविधता का हमें अभाव देखने को मिलता है। ऐसे जैन धर्म और हिंदू धर्म से भी जुड़े कुछ मतलब वहाँ पे मूर्तियाँ मिली है, बट बड़े पैमाने पर बौद्ध का मिला है, इसीलिए बोला जाता है कि विविधता की कमी थी। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है, मतलब इसकी एक सीमाएँ है। फिर देखिए निष्कर्ष क्या बताएंगे। निष्कर्षतः पाल कला ने कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इसका प्रभाव नेपाल, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया में भी देखने को मिलता है। अब देखिए
पाल कला मतलब अब इस कला को कैसे ऊंचाई तक पहुंचाया। आप देखेंगे पाल कला में नालंदा, विक्रमशिला जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्रों से भिक्षु और जो वहाँ का मतलब वहाँ जो पढ़ते थे वो सब नेपाल, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया गए। उन्होंने वहाँ पाल शैली की जो मूर्तिकला और चित्रकला की जो तरीका था उसको फैलाया, जिससे इस कला का प्रभाव देखेंगे इन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। दोस्तों हमने तीनों कला जो बीपीएससी के सिलेबस में है, जहां से शॉर्ट क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है, काफ़ी अच्छे से हमने कराया 80 से 90 शब्दों में। आप ऐसे ही एज इट इज़ उतार दीजिएगा, 8 में आपको 6-7 तक नंबर मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मैं कल सुबह लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें।